डियर स्टूडेंट्स, आज आपको चीन के संविधान के अंतर्गत साम्यवादी दल का संगठन के बारे में बताया जाएगा। चीन में साम्यवादी दल का संगठन पिरामिड के आकार का है। इस पिरामिड का आधार सेल है और शीर्ष पर पॉलिट ब्यूरो है। इसमें सबसे सर्वप्रथम आता है प्रारंभिक संगठन सेल। दल के संगठन में प्रारंभिक स्तर पर सेल है, यानी साम्यवादी दल का जो संगठन है उसके प्रारंभिक स्तर पर क्या कहते हैं, उसको सेल कहते हैं, जो 20 सदस्यों की प्राथमिक इकाई होता है। ये सेल क्या होती है? 20 सदस्यों की प्राथमिक इकाई होता है। ये इकाइयाँ कृषि फार्म, कारखानों या सेना में हो सकती हैं। इसके ऊपर ग्रामीण या शहरी कांग्रेस होती है, जो काउंटीज़ के सदस्यों का निर्वाचन करती है। काउंटीज़ प्रादेशिक कांग्रेसों को और ये कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस को चुनती है। राष्ट्रीय दल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 1900 से अधिक है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य और उसकी शक्तियाँ सर्वोच्च सत्ताधारी अंग जैसी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हैं केंद्रीय समिति का चुनाव, दल के संविधान और कार्यक्रम को दोहराना तथा उनमें आवश्यक संशोधन करना, चालू नीति के मुख्य प्रश्नों पर निर्णय करना और विभिन्न अंगों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करना है। किंतु यथार्थ में राष्ट्रीय कांग्रेस साम्यवादी दल का सर्वोच्च सत्ताधारी अंग नहीं है। किंतु यह इस बात से स्पष्ट होता है कि सन 1928 से 1945 तक दल की कोई राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हुई और न ही कोई कांग्रेस 1945 के बाद के वर्षों में हुई, जबकि विधान के अनुसार उसका अधिवेशन प्रति 3 वर्ष बाद होना चाहिए। अब साम्यवादी दल के संगठन में दूसरा आता है केंद्रीय समिति। राष्ट्रीय कांग्रेस दल का एक बड़ा निकाय है। राष्ट्रीय कांग्रेस जो होती है वो दल का एक बड़ा निकाय है और आवश्यकता होने पर शीघ्रता के साथ उसकी बैठक आमंत्रित भी नहीं की जा सकती है। अतः राष्ट्रीय कांग्रेस की एक केंद्रीय समिति की स्थापना भी की गई है। यानी क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस जो होता है वो दल का एक बड़ा निकाय होता है और जब भी आवश्यकता होती है तो शीघ्रता से इसकी बैठक आमंत्रित नहीं की जा सकती, नहीं बुलाई जा सकती। अतः राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है, एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई। इस कमी को दूर करने के लिए क्या है, एक राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी उसकी केंद्रीय समिति की स्थापना की गई, जिसका निर्वाचन राष्ट्रीय दल कांग्रेस करती है। यह अपेक्षाकृत छोटा निकाय है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 198 सदस्य और 158 वैकल्पिक सदस्य हैं। दल की स्थापना के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो तब यह समिति दल का संचालन करेगी। केंद्रीय समिति केंद्रीय राजनीतिक ब्यूरो, सचिवालय एवं दल नियंत्रण आयोग का निर्वाचन करती है। अगला आता है पॉलिट ब्यूरो। यह केंद्रीय समिति की तुलना में छोटा निकाय है, यानी यह जो पॉलिट ब्यूरो जो होता है वो केंद्रीय समिति से भी छोटा निकाय होता है, जिसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 24 है तथा इसके अतिरिक्त एक वैकल्पिक सदस्य होता है। यह अत्यंत प्रभावी एवं महत्वपूर्ण अंग है जो दल के संगठन को संचालित करता है। पॉलिट ब्यूरो दल की केंद्रीय समिति के अधिवेशन आमंत्रित करता है और अपने निर्णयों को उसके पास भेजता है, परंतु पॉलिट ब्यूरो में भी अंतिम शक्ति 9 सदस्यों की स्थायी समिति में केंद्रित होती है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता होते हैं। इस स्थायी समिति को दल का मस्तिष्क कहा जाता है। अतीत में माओ त्से-तुंग, चाउ एन लाई, लिन पियाओ और चू तेहे जैसे नेता इसमें रहे और वर्तमान में भी चीन की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वाधिक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति इसके सदस्य हैं। अगला आता है इसमें ही अंतर्गत सचिवालय। सचिवालय के अंतर्गत इसमें 7 सदस्य हैं और दल का महासचिव इसका अध्यक्ष
होता है। यह प्रतिदिन दल के केंद्रीय अंगों, ब्यूरो एवं समितियों द्वारा दल के कार्य संचालन के विषय में निर्देश देता रहता है। अगला आता है दल नियंत्रण आयोग। यह भी केंद्रीय समिति का एक अंग है, जिसमें एक सचिव, 7 उपसचिव तथा 18 सदस्य होते हैं। यानी दल नियंत्रण आयोग भी क्या है, केंद्रीय समिति का एक अंग है, जिसमें क्या एक सचिव होता है, 7 उपसचिव तथा 18 सदस्य होते हैं। दल नियंत्रण आयोग का कार्य यह देखना है कि दल की नीतियों और आदेशों का सभी अंग ठीक से पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। इस आयोग का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जो दल की नीतियां हैं और आदेश हैं उन सभी का पालन क्या है, पालन सभी अंग जो है ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं। इसके अनुसार अनुशासन संबंधी मामलों पर विचार कर अनुशासन लागू करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। यानी कि इस आयोग द्वारा क्या है, अनुशासन संबंधी मामलों पर विचार कर किया जाता है और अनुशासन को लागू करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। दल के सदस्यों की शिकायतों और अपीलों को निपटाने की शक्ति भी इस आयोग को सौंपी गई है। यानी दल के सदस्यों की मतलब कोई शिकायत आती है और अपील जो भी आ रही है उनको निपटाने का भी शक्ति किसके पास है, दल नियंत्रण आयोग के पास ही है। इस प्रकार हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि चीन का जो साम्यवादी दल है उसका समस्त ढांचा लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि इस जो भी संगठन साम्यवादी का जो भी संगठन है उसको अध्ययन करके पश्चात हम कह सकते हैं कि इसका जो समस्त ढांचा है, साम्यवादी दल का जो समस्त ढांचा है वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है। धन्यवाद।